तो तोमी के 8th पार्ट में तुम्हारा स्वागत है और आज हम इसके 2 पार्ट्स कवर करेंगे, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। और ये दोनों चैप्टर डार्क और क्रीपी के साथ साथ काफी इंटरेस्टिंग भी हैं। और हाँ, अगर तुमने इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखना जरूर। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे चैप्टर 12 ऑर्फन गर्ल। तो कहानी शुरू होती है एक रूमर से, जहाँ एक हिनाडाज मेंशन है जिसमें एक बुढ़ा और बुढ़िया रहते हैं और उनकी कोई औलाद नहीं है। लेकिन उधर एक अजीब सी चीजें होती हैं। उन्होंने जितनी भी लड़कियों को अभी तक अडॉप्ट किया है वो कुछ दिनों बाद ही मर जाती थी। फिर हमें मेंशन के अंदर दिखाया जाता है कि वो बूढ़ा और बूढ़ी एक लड़की को तैयार कर रहे होते हैं। वो लड़की कहती है, पापा मम्मी मैं क्या थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ? बुढ़िया कहती है, पागल हो गई हो क्या, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। बूढ़ा कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ से भागकर दोबारा अनाथालय जाओगी। फिर उसकी माँ एकदम से उसका हाथ चूसने लगती है और कहती है, तुम्हारी स्किन तो काफी अच्छी है, मुझे तुम्हारी जवानी चाहिए। और दूसरी तरफ बुड्ढा भी उसका दूसरा हाथ चूसने लगता है। वो घबरा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसके पैर पकड़कर उसे जकड़ लेते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो उस लड़की को पूरा खा जाते हैं क्योंकि उन्हें उसकी जवानी से जेलसी हो रही थी। लेकिन ये सब रूमर्स थे और अब हम असली कहानी देखेंगे। तो मेंशन में वो बुढ़िया रो रही होती है कि उसकी एक और अडॉप्टेड बेटी मर गई और वो बूढ़ा उसे चुप करा रहा होता है। बुढ़िया कहती है, आखिर ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या हमें हमेशा ही अकेले रहना होगा? बुढ़ा कहता है, शायद ये हमारी किस्मत में लिखा है और अब इतनी मौतों के बाद तो कोई भी अनाथालय हमें कोई भी बच्चा नहीं देगा। थोड़ी देर बाद उसकी एक मेट सातो को बुढ़िया को चुप करा रही होती है और कहती है, फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए 30 साल से काम कर रही हूँ, आप मुझे अपनी बेटी ही समझिए। वो कहती है, हाँ सकाटो, तुम मेरी बेटी ही जैसी हो, लेकिन मुझे एक यंग लड़की चाहिए ताकि उसे देखकर उसे अपने हाथों से तैयार करके मैं अपनी जवानी के दिन याद कर सकूं। तभी उसके बाद हम देखते हैं कि सातोको को खिड़की के बाहर एक लड़की पड़ी दिखती है। फिर बूढ़ा भी आकर उसे देखता है तो उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद वो उसे घर लेकर आते हैं। डॉक्टर कहता है, ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस इसे रेस्ट की जरूरत है। उसके बाद वो लड़की आंखें खोलती है और वो बताती है कि मेरा नाम तोमी है और मैं एक अनाथ हूँ। मेरे पापा मम्मी कल ही एक एयरप्लेन क्रैश में मारे गए और अब मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं। तभी मैं यहाँ वहाँ भटक रही थी। बुढ़िया को उस पर रहम आ जाता है और वो बूढ़े से कहती है, देखो इस बेचारी के पास कहीं जाने को नहीं है, क्यों ना हम इसे अडॉप्ट कर लें। उसके बाद बुढ़िया काफी खुश रहने लगती है क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। वो तोमी के लिए नई नई ड्रेसेस लेकर आती है, उसे अपने हाथों से तैयार करती है। उसके आने से घर में एक रौनक आ जाती है और तोमी के एक बार माँ कहने पर वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। और तोमी भी उसका फायदा उठाकर उनसे महंगी महंगी चीजें लाइक डायमंड रिंग मंगवा रही थी क्योंकि मेंशन देखकर वो समझ गई थी कि इनकी हैसियत क्या है। तभी एक दिन बुढ़िया का तोमी के सामने रोना निकल आता है। फिर वो उसे बताती है कि वो चाहती नहीं है कि तोमी के साथ भी वैसा ही हो जैसा उनकी और अडॉप्टेड बेटियों के साथ हुआ। तोमी कहती है, तो वो रूमर सही थे। वो फिर बुढ़िया को बताती है कि बाहर उनके बारे में क्या क्या बातें हो रही थी। बुढ़िया वो सब सुनकर हैरान हो जाती है कि बाहर के लोग उन्हें इतना घटिया समझते हैं। लेकिन तोमी कहती है, आप फिक्र मत करिए माँ, मैं आपको देखने के बाद समझ गई हूँ कि ये सारे रूमर झूठे हैं। कुछ दिनों बाद तोमी बूढ़े के रूम में आती है और उसके सामने आकर चीख चीख कर रोने लगती है और उसे अपने हाथों के घाव भी दिखाती है। बूढ़ा कहता है, ये सब कैसे हुआ तोमी है? वो कहती है, ये सब मेरे साथ माँ ने किया है, उन्हें कुछ दिनों से कुछ हो गया है। जब भी मैं उनके साथ अकेली होती हूँ वो मेरी स्किन बुरी तरह चूसने लगती हैं और उसे खाने की भी कोशिश करती हैं। बुढ़ा कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उस औरत के साथ 40 साल से रह रहा हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो कहती है, तो आप क्या मुझे झूठा समझते हो? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कल आकर खुद ही देख लेना। अगले दिन बुढ़िया तोमी को तैयार कर रही होती है और उसके चेहरे पर एक अलग ही लस्ट दिख रही थी। वो कहती है, तोमी तुम्हारी स्किन तो काफी स्मूथ है। और फिर वो उसका हाथ चूसने लगती है। तभी वहाँ बुढ़ा आता और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी, तुम्हें हुआ क्या है? बुढ़िया कहती है, मुझे माफ कर दो, पता नहीं मुझे अंदर से क्या हो गया था। हम देखते हैं कि सातोको बुढ़िया के साथ बैठी होती है और कहती है, मालकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आपने ये जानबूझकर नहीं किया, बल्कि मुझे तो तोमी पे शक है और मुझे तो लग रहा है ये सब उसका ही प्लान है क्योंकि उसके आने से पहले यहाँ सब कुछ ठीक था। बुढ़िया कहती है, मुझे तसल्ली देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सातोको। वैसे भी ये सब होने के बाद तोमी यहाँ नहीं रुकने वाली, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ सातोको कि तुम मुझे बहुत अच्छे से समझती हो और अब मैं सच में चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ। सातोको कहती है, अरे मैडम मैं इतना ज्यादा डिजर्व नहीं करती। बुढ़िया खड़ी होकर कहती है, मुझे लगता है अब मैं सही महसूस कर रही हूँ। सातोको क्या तुम मेरे लिए
एक गिलास पानी लिया होगी और जैसे ही वो पानी लेकर वापस आती है वो देखकर हैरान हो जाती है कि बुढ़िया ने अपने आप को लटका कर मार लिया है। उसके बाद वो बुढ़िया का फ्यूनरल बनाते हैं। सातोको कहती है उन्होंने मरने से पहले कहा था कि वो मुझे अडॉप्ट करना चाहती है, यही उनके आखिरी वर्ड्स थे। फिर हम देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं और तोमी सातोको को बुलाकर उसके खाने के लिए उस पर चिल्लाती है और उसे ऑर्डर देती है जाकर दोबारा बनाकर लाओ। सातोको जाते हुए कहती है 6 महीने हो गए हैं, मैं इसे रोज थोड़ा थोड़ा जहर दे रही हूँ, लेकिन ये लड़की मर क्यों नहीं रही। बाकी की लड़कियां तो कुछ दिनों बाद ही मर जाती थी और किसी को पता भी नहीं चलता था कि उनकी मौत कैसे हो रही है। और इधर हमें पता चलता है कि असल में सातोको ही थी जो उनकी सारी अडॉप्टेड डॉटर्स को मार रही थी ताकि वो आखिर में आकर उसे अडॉप्ट कर ले और उसके बाद ये मेंच और उनका पैसा उसका हो जाए, क्योंकि इन बूढ़े बुढ़िया के आगे पीछे तो कोई नहीं है। अब सातोको के पास और पेशेंस नहीं थे, वो तोमिए से इरिटेट हो रही थी और वो डिसाइड करती है कि वो रात में चाकू से तोमिए का कत्ल कर देगी। और एक रात वो उसके रूम में जाकर पहुंचती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ बूढ़े ने छुरे से तोमिए को बुरी तरह मार दिया है। वो कहता है सातोको मैं सच कह रहा हूँ, मेरा बहुत ज्यादा मन कर रहा था इसे मारने का, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। ये देखकर सातोको डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है और वो बूढ़ा उसके पीछे भागने लगता है कि कहीं वो पुलिस को इसके बारे में न बता दे और फिर वो उसे भी मार देता है और उसके बाद बूढ़ा अपने आप को भी मार लेता है। लेकिन अंदर हम देखते हैं कि खून से लथपथ तोमिए अभी भी जिंदा थी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुम्हें ऐसी और डार्क और क्रीपी स्टोरीज देखनी है तो उन्हें देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करो। चैप्टर 13 लिटिल फिंगर। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक लड़के से जिसका नाम हारुको है, जो कि 4 भाइयों में सबसे छोटा है। एक दिन उसके पापा दूसरी शादी करके आते हैं और उनकी नई मम्मी काफी सुंदर और जवान थी और उनका नाम तोमिए था। हारुको समझ गया था कि ये एक गोल्ड डिगर ही है। हारुको के तीनों भाई तोमिए की खूबसूरती के कारण उसके दीवाने हो गए थे। उसके कुछ दिनों बाद ही उसके पापा सुसाइड कर लेते हैं और अब उनके बाप के जाने के बाद वो तीनों लड़के ये डिसाइड कर रहे थे कि अब तोमिए से शादी करके उसका ख्याल कौन रखेगा। और उसी बात पर वो तीनों बहस कर रहे होते हैं, लेकिन हारुको को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी तोमिए आती है और वो हारुको से कहती है तुम हमेशा अकेले क्यों बैठे रहते हो। हारुको कहता है तुमसे मतलब, और वहां से चला जाता है। और उसके बाद जितना हारुको उसे अवॉइड कर रहा था तोमिए और ज्यादा उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि तोमिए की खूबसूरती से आज तक कोई नहीं बच पाया था। और जब ये हारुको उसे इग्नोर करे जा रहा था तो ये चीज तोमिए से सह नहीं पा रही थी। उसके तीनों भाई ये देखकर हैरान थे कि तोमिए उसके पीछे क्यों पड़ी हुई है, वो तो देखने में भी इतना बदसूरत है। और इसी बात से उनको उसके ऊपर गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो उसे नीचे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। फिर तोमिए आकर उससे कहती है तुम्हारे तीनों भाई मेरे लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तुम बोलो हारुको क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और उसके कुछ ना बोलने के बाद अब तोमिए का सब्र टूट जाता है और वो अपना असली चेहरा दिखाती है और उससे कहती है मुझे तो लगता है तुम एक इंसान ही नहीं हो, वैसे तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे जैसे गधे से दिखने वाले लड़के से प्यार करूंगी, अब तुम यहाँ पड़े पड़े सड़ते रहो। उसके बाद कई दिनों तक हारुको उधर भूखा प्यासा पड़ा रहता है और एक दिन वो चिल्लाकर अपने भाइयों को बुलाता है कि प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसका भाई आता है और उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। वो कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो वो देख हैरान हो जाता है कि उन्होंने तोमिए के टुकड़े कर कर उसे मार दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि हारुको तोमिए की लाश को ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी में उसे कहीं ले जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसकी नजर पीछे जाती है तो तोमिए का सर बाहर आ चुका था। वो कहता है शायद गाड़ी हिलने की वजह से ऐसा हुआ होगा। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे कोई देख रहा है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसका हाथ उसकी तरफ आ रहा था और तभी उसके गाड़ी के आगे एक पेड़ आ जाता है और उसकी गाड़ी ठुक जाती है और तभी एकदम से तोमिए की लाश उसका हाथ जकड़ लेती है। वो घबरा कर साइड में पड़ा हुआ फावड़ा उठाता है और उसकी उंगलियां तोड़ देता है और उसे छूट कर वहां से भाग जाता है और कई दिनों तक वहां जंगल में ही रहता है। एक दिन वो एक पास के रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है और तभी वो न्यूज में देखता है कि उसके भाइयों ने उसे कत्ल में फंसा दिए है और अब उसके पोस्टर भी हर जगह लगे हुए हैं। इसकी वजह से अब वो जंगल की एक गुफा में रहने लगता है। तभी उसे अपनी जेब में कुछ महसूस होता है और वो निकल कर देखता है तो वहाँ तोमिए की वही 4 उंगलियां थी। वो देख कर घबरा जाता है कि ये यहाँ कैसे आ गई। वो फिर उन्हें आग में डालकर जला देता है। अब 1 महीना बीत जाता है और हारुको पास के घरों से खाना चुरा कर अपना गुजारा कर रहा होता है। उसे अपनी लाइफ सही लग रही थी, कोई भी अब उसे परेशान करने वाला नहीं था और वो शांति से रह पा रहा था। तभी एक दिन उसे खाना चुराते हुए
एक आदमी उसे देख लेता है और जल्दबाजी में वो खिड़की का कांच तोड़कर वहां से भागता है, जिसकी वजह से कांच उसके पैर में घुस जाता है और वो अपने आप ही जैसे तैसे पट्टी करता है। लेकिन मेडिसिन यूज ना करने की वजह से उसे रात भर बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। और तभी उसे गुफा के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो अंदर जाकर देखता है तो वो शॉक हो जाता है कि जहाँ उसने तोमिया की 4 उंगलियां जलाई थी वहां से 4 बॉडी निकल रही होती है और वो एक दूसरे को उनकी उंगलियों के नाम से बुला रही थी। जो सबसे ठीक दिख रही थी उसका नाम इंडेक्स था, एक मिडल थी, एक रिंग थी और जिसकी सबसे हालत खराब थी वो थी लिटिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है हारुको, तुमने हमें जला दिया था, लेकिन उसके बाद भी देखो मैं सबसे सही दिख रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा कम जली थी। लेकिन जरा इस लिटिल की हालत तो देखो। ये सब देखकर हारुको पागल हो जाता है और वापस आकर अपने स्लीपिंग बैग में लेट जाता है, लेकिन वो लोग भी उसके सामने आकर पहुंच जाते हैं। इंडेक्स कहती है देखो हारुको, तुम्हें नहीं लग रहा मैं पहले से ज्यादा बेहतर होती जा रही हूँ, लेकिन जरा इस लिटिल फिंगर को देखो कितनी गंदी लग रही है। फिर वो तीनों कई दिनों तक लिटिल को बुली करते। दिन ब दिन हारुको की हालत भी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके पैर का सही इलाज ना होने के कारण उसे इन्फेक्शन हो जाता है। अब रोजाना लिटिल फिंगर को बुली होते हुए देख एक दिन हारुको का सब्र टूट जाता है क्योंकि उसे बुली होता देख उसे याद आता है कि उसके तीनों भाई भी उसे ऐसी बुली करते थे क्योंकि वो उनसे बदसूरत था। फिर हारुको उन्हें रोकने के लिए कहता है और लिटिल को उनसे बचाता है। इंडेक्स कहती है देखो तो दोनों बदसूरत एक दूसरे के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो तीनों तोमिये ठीक होकर वहाँ से चली जाती है। हारुको कहता है चलो अच्छा वो यहाँ से चली गई, अब जाकर मुझे यहाँ पर शांति मिली। फिर लिटिल कहती है हारुको आई थिंक आई लव यू। हारुको कहता है वो अच्छा, वैसे मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और तेज तेज की हंसने लगती है और कहती है तो ये है तुम्हारा टाइप, आखिरकार मुझे पता चल ही गया। और कुछ दिनों में वो लिटिल फिंगर भी पूरी तरह हील हो जाती है और वहां से चली जाती है और इन्फेक्शन फैलने की वजह से कुछ दिनों बाद ही हारुको की भी मौत हो जाती है और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक है, जाकर फॉलो करो। इंस्टा पे मैंने एक ब्रॉडकास्ट चैनल भी खोल दिया है, मेंबर्स ऑफ गॉड हैंड, जाकर ज्वाइन करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें बताइए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और तोमिया जैसी लड़कियों से बच कर रहिए। आज के लिए बस करते हैं। आरिगातो।